गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीबॉडी। तो आज हम लोग का टॉपिक है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। मैंने इससे पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ, मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड, जो है यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, और मैंने रेवोल्यूशन ऑफ 1848 एंड 1830 के ऊपर वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी जाकर उस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये सब टॉपिक आपस में इंटर रिलेटेड है। और मैं ये जो आपको पढ़ाऊँ ना, ये क्लास 9 के लिए सिर्फ नहीं है, ये क्लास 10 के लिए भी है, क्लास 12 के लिए भी है, और क्लास इससे आगे क्या यूपीएससी के लिए नहीं है भैया, इतना हार्ड मत समझिए हमको। ये जो पीडीएफ ढूंढ के लाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे तो इस बार का जो पीडीएफ है वो तो मुझे कहीं से मिल गया है, उठाया। बाकी जो दूसरा पीडीएफ होता है वो मुझे बनाना पड़ता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला चीज़ कि व्हाट वाज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था क्या? तो पहले एक बात कि मैं आज आपको इफ़ेक्ट बताने वाला हूँ, इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। कॉज मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। मानता हूँ कि पहले इफेक्ट नहीं बताया जाता, पहले कॉज बताया जाता है। तो आज हम लोग इफेक्ट से स्टार्ट करेंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉज के बारे में बात करेंगे। तो समझते हैं व्हाट वाज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज अ फंडामेंटल चेंज इन द वे गुड्स वर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ह्यूमन लेबर टू मशीन्स। मतलब जैसे पहले ह्यूमन बनाते थे मतलब गारमेंट्स को या फिर गुड्स को, पर ह्यूमन लेबर से हट के वो अब मशीन्स काम कर रहा था उसकी जगह। यही था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। द मोर एफिशिएंसी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सब्सिक्वेंट हायर लेवल ऑफ प्रोड्यूसिंग ट्रिगर फार रीचिंग चेंजेस टू इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। मतलब हाई अमाउंट में मास प्रोडक्शन हो रहा था, जिससे मास प्रॉफिट भी हो रहा था, लेबर कम लग रहे थे, लो प्रॉफिट में हो रहा था। आगे बढ़ते हैं कि इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या क्या था। यहाँ देखिए वापस से एक चीज़ जगह पे हम लाए हैं कि व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो कि आपके वो पुराने वाले यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इन सब से रिलेटेड है। हाँ, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज द ट्रांजिशन टू अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्रॉम अबाउट 1760 टू 1870। इट ब्रॉट सम रेडिकल चेंजेस टू द वर्ल्ड। मतलब 1760 से स्टार्ट हुआ, 1870 तक चला। पर ये बोलना गलत होगा कि ये 1870 तक चला, क्योंकि जैसा आपको याद होगा कि जर्मनी जो था वो 1871 में यूनिफाइड हुआ। जब यूनिफाइड होगा तभी ना वो कोई कंट्री इंडस्ट्रियलाइज्ड होगा। तो 1871 में यूनिफाइड होने के बाद वो इंडस्ट्रियलाइज्ड हुआ। ठीक है, ये बोलना गलत होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो अभी तक चल रहा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अभी तक चल रहा है, इसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, द ट्रांजिशन इंक्लूडेड गोइंग फ्रॉम हैंड प्रोडक्शन मेथड टू मशीन्स। मतलब जो हम लोग पहले हैंड से बनता था अब वो मशीन से बनने लगा। न्यू केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड आयरन प्रोडक्शन, केमिकल से मैन्युफैक्चर किया जाने लगा। जैसे कपड़े का रंग होता है वो सब केमिकल से ही बनता है ना। और आयरन प्रोडक्शन मतलब लोहे की चीज़ बनने लगे। इंक्रीजिंग यूजिंग ऑफ स्टीम पावर। स्टीम पावर अगर आपको पता नहीं है तो पहले के ज़माने में जो रेलगाड़ियाँ चलती थी वो स्टीम पावर मतलब वेपर से चलती थी। एंड डेवलपमेंट ऑफ मशीन टूल्स एंड द राइज ऑफ फैक्ट्री सिस्टम। और जैसे आप देखिएगा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बढ़ा तो उसी से फैक्ट्री सिस्टम भी बढ़ गया। आगे बढ़ते हैं कि फैक्ट्री सिस्टम क्या था और फैक्ट्री सिस्टम की वजह से क्या हुआ। द फैक्ट्री सिस्टम, हाँ, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज फर्स्ट टू द इन्वेंशंस ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पहला वो चीज़ था जहाँ यूज़ ऑफ द इन्वेंशंस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जैसे बड़े बड़े मशीनें बनाए गए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, तो वो सब पहले कहाँ स्टार्ट हुआ? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। और यहीं से फैक्ट्री सिस्टम भी स्टार्ट हुआ। और जब हम लोग, अच्छा आप एक से बात पूछ रहे हैं कि अगर 10 आदमी 10 कपड़े 10 दिन में बना रहे हैं तो ये बहुत टाइम लग जा रहा है। वही काम एक मशीन 10 कपड़े सिर्फ एक दिन में ही बना सकता है। तो आपको प्रॉफिट कहाँ दिखेगा? आपको तो प्रॉफिट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब उस मशीन्स में दिखेगा ना। तब किसको रखेगा? मशीन्स को। तो यही इन सब के आने से बहुत फ़ायदा होने लगा। आगे बढ़ते हैं। बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फैमिलीज स्पन कॉटन ऑन टू थ्रेड एंड देन वोव क्लॉथ एट होम। मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने से पहले सब तो पहले हैंडीक्राफ्ट था, मतलब जैसे बुनते थे सब कपड़े। जैसे अभी भी आप इंडिया के बहुत सारी जगहों में हैंडीक्राफ्ट का बहुत हुआ। जैसे बनारसी साड़ी जाइएगा ना तो बहुत जगह हैंडीक्राफ्ट बनारसी साड़ी मिलता है। तो वो सब साड़ी बहुत महंगा भी मिलता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब ह्यूमन लेबर का टाइम लगता है, उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें भी इस्तेमाल होती हैं। और जो मशीन से बनती है ना, एक चीज़ समझिए, आपसे एक बात पूछते हैं कि आपको मम्मी का खाना घर का ज़्यादा अच्छा लगता है कि होटल का? आप बोलिएगा ना कि मम्मी का खाना घर का अच्छा लगता है, क्योंकि वो हाथ से बना है। अब देखिए इसमें उतना हम थोड़ा समझ रहे हैं, स्पिरिचुअल नहीं है हम इतना बता सकते हैं कि जो हैंडीक्राफ्ट क्लॉथ थे उसमें थोड़ी सी भावना रहती थी, मतलब थोड़ा मेहनत रहता था। और स्पिनर्स एंड वीवर्स बिगेन टू वर्क ऑन दिस मशीन्स टुगेदर इन द वर्ल्ड्स फर्स्ट फैक्ट्री। स्पिनर्स एंड वीवर्स मतलब जो कपड़े बुनते थे और जो मतलब कपड़े बनाते थे, वो दोनों मिलके मशीन से काम करने लगे दुनिया के सबसे पहले फैक्ट्री में। अगर आप लोगों को पता नहीं हो तो मैं बताना चाहता हूँ, ये मैं आपको कॉज वाले वीडियो में बता दूंगा कि जो कॉज मतलब जो सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, तो स्टार्ट हुआ था सबसे पहले ब्रिटेन में। ब्रिटेन ही था जहाँ सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन
स्टार्ट हुआ था। तो इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से बहुत कुछ हुआ। अगर आप देखते हैं कि वो इंडिया में क्यों आए, तो इंडिया में उनके आने का एक वजह ये भी था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। वो कैसे था मैं आपको जल्दी बताऊंगा। The factory system promoted mass production, meaning that goods were produced in huge quantities at low cost. वही चीज़ मैंने आपको बताया, मतलब मास प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, कॉस्ट कम लग रहा है, ह्यूमन लेबर भी कम लग रहा है, तो प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ गए ना कि फैक्ट्री सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा था और गुड बहुत कम ही दाम में बनाए जा रहे थे। अब देखिए, ज़्यादा दाम कब लगता है, जब आप बहुत सारे लोगों को काम पे रखेंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा, और मशीन को काम पे रखेंगे तो आपको बस खरीदना पड़ेगा, उसको मेंटेनेंस करना पड़ेगा, उसको खर्चा नहीं देना पड़ेगा, उसको सैलरी नहीं देना पड़ेगा, तो फ़ायदा किस में है, मशीन में। आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। भाई इफेक्ट्स तो पढ़ रहे हैं, कुछ और तो ही ना पढ़ रहे हैं। अब आते हैं लेजिस फेयर इकोनॉमिक्स। ये लेजिस फेयर क्या है, देखिए जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो जैसे ब्रिटेन, तो ब्रिटेन था, अब ब्रिटेन में जितने भी जगह थे वहाँ जब भी मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता था, मतलब जहाँ फैक्ट्री है वहाँ से बन रहा है, तो आप एक जगह से दूसरी जगह में जाइएगा ना, तो वहाँ का गवर्नमेंट बोलेगा हमको टैक्स दो, या फिर उसमें इंटरफेयर करेगा, तुम क्या लेके जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो ये लेजिस फेयर क्या था कि बिजनेस वुड ऑपरेट विथ लिटिल और नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। मतलब ये जो ट्रेड है ना, ट्रेड या फिर बिजनेस, कोई अगर बिजनेस कर रहा है, कोई फैक्ट्री खोला है, तो उसमें गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट में आकर कुछ बोल नहीं सकता। यही है लेजिस फेयर का इकोनॉमिक्स। अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो उसमें भी गवर्नमेंट का कोई हक नहीं है। अब आते हैं अपने एडम स्मिथ भैया, ये एक बुक लिखे थे जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस। उसमें ये लेजिस फेयर को सपोर्ट करे थे, कि बोलते थे कि लेजिस फेयर बहुत अच्छा आइडिया है अगर हम लोग को एक प्रिविलेज सोसाइटी में रहना है, अगर हम लोग भविष्य को अपना भविष्य उज्जवल चाहते हैं। हाँ, दिस बिकेम द प्रिवेलिंग इकोनॉमिक सिस्टम ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और यही इकोनॉमिक सिस्टम बन गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे, मतलब वही 70-60 से अभी तक समझिए ये सब चल रहा है। अभी लेजिस फेयर नहीं चलता, पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अभी तक चल रहा है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइज ऑफ बिग बिजनेस। अब व्हाट इज़ राइज ऑफ बिग बिजनेस। अब देखिए भैया, आपसे एक बात पूछते हैं, आप इंडिया में देखिएगा, तो इंडिया में देखिएगा ना, अगर 100% अगर हम लोग देते हैं ना, तो उसमें से क्या हम बोले तो 5% अमीर है और 95% गरीब या फिर कॉमन मैन है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो प्रॉफिट है वो मतलब कुछ ही गिने चुनों के हाथ में जाता है। यही है राइज ऑफ बिग बिजनेस। बिजनेस ओनर्स बिगिन एक्वायरिंग मैसिव अमाउंट ऑफ वेल्थ बाय टेकिंग रिस्की इन्वेस्टमेंट्स। वो सब क्या करने लगे, सब फैक्ट्री में पैसा लगाने लगे। मतलब जो तो मतलब जिसके पास पैसा था सब फैक्ट्री में पैसा लगा देता, फैक्ट्री खोल देता और फैक्ट्री खूब अच्छा चलता। तो ये सब क्या था, ये कैपिटलिज्म की वजह था। अगर आपको नहीं पता कि कैपिटलिज्म क्या है तो मैं बताता हूँ कैपिटलिज्म क्या है। कैपिटलिज्म ये होता है, तो कैपिटलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म मान लीजिए कि ये एक गार्डन है, मतलब एरिया है। अब इसमें इतना पार्ट जो है ये अमीर है और इतना पार्ट जो है ये गरीब है। यही होता है कैपिटलिज्म। मतलब इसमें प्रॉफिट जो होता है ना किसी एक को मिलता है, या फिर जैसे कोई फैक्ट्री है तो उसमें बस एक ही को प्रॉफिट मिलेगा, बाकी सब वो जो थोड़ा मोड़ा सैलरी पाते हैं वही सब। तो कैपिटलिज्म मतलब सबको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, कैपिटलिज्म मतलब बस किसी एक इंसान को ही प्रॉफिट मिलेगा। और वो कौन थे, जो बिजनेसमैन थे, जो इंडस्ट्रीज थे, उन सबको ही वैसा मिलता था। तो हम लोग समझते हैं। ये देखिए ब्रिटेन, ब्रिटेन भाई देखिए एक छोटा सा आइलैंड सब बोल सकते हैं उसको, एक छोटा सा आइलैंड, आइसोलेटेड आइलैंड, वो पूरे दुनिया पे राज करने लगा। ये एक रीज़न था, वो दुनिया पे क्यों राज करना चाहता था। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ये ब्रिटेन है, हाँ, यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लग गई। अब बताइए, अब यहाँ पे इतनी सारी फैक्ट्रियाँ लग गई, अब उस जगह का पॉपुलेशन है 10 करोड़, आपका मतलब जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 100 करोड़ हो रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, आप कहाँ सामान बेचिएगा। 10 करोड़ आपका पॉपुलेशन है, आपका वो 100 करोड़ हो रहा है, आप कहाँ सामान बेचिएगा। आप तो दूसरा मार्केट ढूंढिएगा। वो लोग दूसरा मार्केट ढूंढने कहाँ गए, इन सब जगहों पर। देखा है ना, इंडिया को देख सकते हैं, पूरा इंडिया पाकिस्तान जो अभी आपस में लड़ रहा है उन सबको लूट के गया था अंग्रेज, ये पूरे ऑस्ट्रेलिया को कवर करके गया था। तो ये सब ब्रिटेन जो छोटा सा जगह था, ये सब जगह जाके अपना कॉलोनीज मतलब एक्सपेंड करने लगा।
क्यों? ताकि वहाँ पे जाके अपना जो है 90% मतलब 90 करोड़ जो प्रोडक्ट बचा, हम बता नहीं है कि हम लोग हमेशा 100 करोड़ प्रोडक्ट नहीं बनाते थे, हम जैसे बस एग्जांपल दे रहे हैं। तो जो 90 करोड़ प्रोडक्ट बचता था उसको वहाँ पे जाके बेचते थे। और एक चीज़, अब मान लीजिए छोटा सा कंट्री है, ग्रेट ब्रिटेन ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही देश था, तो उसमें कितना रॉ मटेरियल मिलेगा आपको? बहुत कम, मतलब बहुत कम क्या, ठीक ठाक रॉ मटेरियल था अगर हम लोग यूरोप से उसको कंपेयर करें तो। पर जितना इंडिया में रॉ मटेरियल था, जितना ऑस्ट्रेलिया में रॉ मटेरियल था, जितना अफ्रीका में रॉ मटेरियल था, उतना वहाँ पे नहीं था, इसलिए भी वो लोग यहाँ पे आए थे। तो आप लोग समझ चुके होंगे। और एक कहा जाता है कि सन नेवर सेट, मतलब सन जो था कभी डूबता नहीं था ब्रिटेन एम्पायर में। कैसे बोली तो आप जैसे देखिए, यहाँ से सन उगेगा तो सबसे पहले कहाँ आएगा? जापान में। हाँ, तो उसके बाद डायरेक्ट इंडिया में आएगा अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, और फिर जाते 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 लास्ट पॉइंट यहीं पे आएगा ना भाई, सन। तो मतलब उन लोग में कभी सन डूबता ही नहीं था। समझने का कोशिश कीजिएगा कि मतलब उन लोग का एम्पायर इतना बड़ा था, जहाँ सन उगता जहाँ सन डूबता वहाँ तक उनका एम्पायर था। तब वो लोग हर जगह जाके कॉलोनी एक्सपेंड कर लिए थे। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, पहले आप लोग को याद होगा तो 3 स्ट्रक्चर था, मतलब 3 क्लास थे। अब न्यू क्लास स्ट्रक्चर बन गया आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो क्या क्या बनना? वेरी रिच एंड इंडस्ट्रियल बिजनेस फैमिली। अब जो भाई जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, देखिए ये सब, अब ये जो इंडस्ट्री है, जो अपना बहुत सारा फैक्ट्री खोली है, जैसे बोल सकते हैं अभी के टाइम में अंबानी भैया, तो अंबानी इतना सारा फैक्ट्री खोल लिए हैं, अब उनके पास इतना ऊपर है, तो वो अपर क्लास में आएंगे। वेरी रिच इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस फैमिली, वो अपर क्लास में आ गए। नंबर 2 कौन सा है? ग्रोइंग अपर मिडिल क्लास, जो भी ग्रो कर रहा है पूरी तरीके से, मतलब अपर क्लास से थोड़ा नीचे, यही बोल सकते हैं उसको। और जैसे कॉमन बिजनेसमैन, अब हम कॉमन बिजनेसमैन में किसको बोले भाई? पूना वाला को ले लीजिए। हाँ, तो वो सब क्या है? कॉमन बिजनेसमैन। अभी वो इतने बड़े नहीं हुए हैं, अभी उनका बढ़ना बाकी है। तो इन सब में कौन आता है? बिजनेस पीपल्स एंड प्रोफेशनल्स। देखिए, जो बिजनेस पीपल है वो तो आते ही हैं, पर प्रोफेशनल्स भी आते हैं। कौन कौन? जैसे लॉयर्स, डॉक्टर्स। अब जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, जैसे जो एम्स में काम करते हैं, और लॉयर्स जो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ते हैं, तो उस टाइम में सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं था, जो भी बड़ा बड़ा कोर्ट था, जो बड़ा बड़ा डॉक्टर था, जिसके पास समझते हैं ना, बहुत एफिशिएंट डॉक्टर, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा डॉक्टर। हाँ, तो वो सब किस में आते थे? ग्रोइंग अपर मिडिल क्लास में। नेक्स्ट क्या है कि लोअर मिडिल क्लास। ग्रोइंग अपर मिडिल क्लास के नीचे कौन आता है? लोअर मिडिल क्लास। तो उसमें कौन रहता था? कॉमन आदमी, जैसे कि हम लोग, टीचर, ऑफिस वर्कर, शॉप ओनर्स, क्लर्क्स। मतलब शॉप ओनर जो थे, टीचर थे जो स्कूल में पढ़ाते थे, वो सब किस में आने लगे? इसको देख सकते हैं। हाँ, ये सब आने लगे आपके लोअर मिडिल क्लास में। फिर उसके बाद कौन आता है? बॉटम क्लास। बॉटम क्लास में कौन था? फैक्ट्री वर्कर्स। अब भैया इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो उसमें एक और क्लास बढ़ा दिया। पहले तो 3 ही क्लास था, अब एक क्लास क्या नया आ गया, वो था फैक्ट्री वर्कर्स का। पहले सब ये जब जो है ना, ये पिजन सूजन, ये सब किस में आता था? ये लोअर मिडिल क्लास में आता था। पर अब एक नया बन गया जो था फैक्ट्री वर्कर्स का, मतलब एक क्लास बन गया। फैक्ट्री वर्कर्स और पीजन्स बेनिफिटेड लीस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देखिए, ये पॉइंट अच्छा लिखा है कि मतलब सबसे ज़्यादा जिनको, मतलब उनको कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, वो थे फैक्ट्री वर्कर्स या फिर बॉटम क्लास वाले। हार्श लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन, मतलब बहुत गंदे तरीके में उन्हें जीना पड़ता था, और बहुत ख़राब कंडीशन था उनका। ये कैसा कंडीशन था मैं अभी नीचे आपको बताऊंगा ही। देख सकते हैं आप मिडिल क्लास को, कितनी बीमारियों से उनको जूझना पड़ता था। ये देख रहे हैं ना, ये मिडिल क्लास है। ये नहीं समझ आया कि अपर मिडिल क्लास है कि लोअर मिडिल क्लास है कि बॉटम क्लास है। ये बहुत कंफ्यूजिंग है भाई। कंफ्यूजिंग तो है, पर जैसा ये लग रहा है ना, हमको तो लग रहा है भाई कि ये अपर मिडिल क्लास है, क्योंकि ये लोग देख रहे हैं कितना कोट वोट पहन के रखे हैं। नहीं भाई, हो भी सकता है कि ये लोग बॉटम, क्योंकि अंग्रेज लोग को जानते ही हैं, कोई कैसा भी कपड़ा पहन के घूम सकता है। बोर्जुआस। बोर्जुआस कौन थे? कॉमन पीपल। देख रहे हैं कॉमन पीपल है। ए भगवान, तो इंडिया के ये लोग कॉमन पीपल को देखेगा तो क्या होगा? यहाँ तो सब गंजी उंजी खोल के घूमने लगेगा। ये देखिए बोर्जुआस है। हम लोग नीचे बढ़ते हैं। अब एक नया जो चीज़ था, जो फैक्ट्री वर्कर्स थे, वर्किंग क्लास जो थे, वो थे प्रोलिटिएट। प्रोली प्रोलिटेरिएट। हाँ, टनल इन लंदन, वर्किंग वर्कर्स गोइंग टू देयर जॉब, कलर इनक्रेविंग इन द स्पेनिश एंड अमेरिकन इलस्ट्रेशन। बस इतना पढ़ना जरूरी है कि ये देखिए कैसे वो लोग एक छोटे से बैग में लेके वो काम करने जाते थे। यही फोटो में दिखाया गया, और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन टुवर्ड्स द सिटीज़। अब देखिए, हम आपको एक बात बता रहे हैं, जैसे इसमें बताया गया है मैप में, हम आपको ऐसे बताते हैं। इंडिया का अगर आप मेन सिटीज़ बोलेगा तो किसको बोलेगा? बनारस, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, और जो भी हो, हमको उतना भी समझ नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा है। दिल्ली, हाँ,
इसी 5 को हम इसे मेन मान सकते हैं। तो ज़्यादातर पॉपुलेशन कहाँ है, आप मानिए चाहे मत मानिए, आधा से ज़्यादा पॉपुलेशन, आधा से ज़्यादा नहीं, बहुत सा पॉपुलेशन यहीं पे है। तो वैसे ही में ही जहाँ इंडस्ट्रियलाइज़ होगा, जहाँ पे सब कुछ अच्छा, सब कुछ प्रिविलेज्ड होगा, सब कुछ कंडीशन अच्छा होगा, सब वहीं जाके रहेगा ना। इसलिए सब लंदन में आ गए, जहाँ पे बेरोजगारी ना हो, हाँ जहाँ इनकम का सोर्स हो वहीं सब आके रहेगा। तो वैसे ही ब्रिटेन में क्या हुआ, लंदन में जहाँ सबसे पहले ये सब स्टार्ट हुआ, तो लंदन में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ खड़ी हो गई, वहाँ बहुत सारी नौकरियाँ मिलने लगी। तो सबका पॉपुलेशन कहाँ शिफ्ट हो गया, सब पॉपुलेशन शिफ्ट हो गया, मतलब सब लोग वहाँ से हर जगह से ग्रेट ब्रिटेन उनमें से उठ के लंदन में आके बस गए। अब भैया जब एक ही शहर पे तुम इतना जोर डाल दोगे तो क्या होगा, ओवर पॉपुलेशन। वो तो हम सीखेंगे ही, पहले ये समझते हैं क्या है अर्बनाइजेशन। ये सब इफेक्ट हम 4 पॉइंट देखिए, 4 पॉइंट हो रहा है अभी, 4 नंबर पॉइंट। पीपल मूव फ्रॉम स्मॉल विलेजेस टू द टाउन्स एंड सिटी फॉर फैक्ट्री जॉब। मतलब पीपल जो थे छोटे छोटे गाँवों से निकल के आए जॉब में। जैसे अभी देखते नहीं है, कोई भी गाँव का लड़का दिखेगा, कहाँ जा रहे हो भैया, हम जा रहे हैं मुंबई काम करने, सबका एक डायलॉग अभी। पीपल लिव इन क्राउडेड बिल्डिंग्स। अब बताइए, अब जब लंदन में सब, लंदन इतना छोटा जगह है, छोटा नहीं तभी ठीक ठाक जगह है, ठीक ठाक जगह, अब वहाँ पे इतना पॉपुलेशन आके बढ़ जाएगा। और समझिए एरिया है उसका कुछ 10,000 स्क्वायर किलोमीटर। हाँ, अब उसमें आके भर जाएगा अच्छा खासा लोग, तो कहाँ से होगा। एक ही बिल्डिंग में इतना ओवर क्राउडेड हो जाता था ना कि पूछिए मत। गार्बेजेस, अब ज़्यादा लोग रहेगा तो ज़्यादा गंदगी फैलेगा, ह्यूमन वेस्ट, समझ रहे ना, एकदम समझ रहे हैं, इन द स्ट्रीट। और डिजीज़ स्प्रेड किस लिए भाई, देखिए अगर आपको पता होगा तो 1822 में आया था शायद तक स्पेनिश फ्लू की, प्लेग फ्लू कुछ ऐसे आया था, और फिर 1920 में भी आया था। तो ये सब जब सब लोग एक साथ इतना क्राउडेड में, जहाँ उस टाइम इतना फैसिलिटी नहीं था, वहाँ पे साफ़ सफाई का फैसिलिटी नहीं था, कंडीशन जो बॉटम क्लास थे और लोअर मिडिल क्लास, उनका कंडीशन बहुत ख़राब था। ये बहुत सोचने वाला बात है, बहुत कंडीशन लोगों का ख़राब था। और समझ रहे कि यहाँ पे डिसीजेस स्प्रेड होना चालू कर देते हैं। अर्बन लिविंग, अब बताइए अर्बन लिविंग, तो समझिए कि अर्बन लिविंग में क्या नेगेटिव था, वो आपको बता रहे हैं। हॉरिबल कंडीशन, मतलब एक तो पहले ओवर पॉल्यूटेड, ओपी ओपी मत पढ़िएगा इसको, आप लोग सब समझते हैं। ओवर पॉल्यूटेड, ओवर पॉपुलेटेड, जो भी बोल सकते हैं। पोल्यूशन फैला इसी सब की वजह से। अब जहाँ फैक्ट्री ज़्यादा लगे वहाँ तो पोल्यूशन फैलेगा ही ना। हॉरिबल कंडीशन की जो लगा कंडीशन था मिडिल क्लास का, बॉटम क्लास का, वो दिन से दिन बदतर होते जा रहा था। आगे बताएं, ग्रोथ ऑफ गैटो स्लम। देख रहे हैं, इसको देख के आपको धारावी याद आ जाएगा, मुंबई का धारावी। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो एशिया का बिगेस्ट स्लम कहाँ है, मुंबई के धारावी में। मुंबई कहाँ है भैया, महाराष्ट्र में। ये देखिए गैटो स्लम, नाली बह रहा है, समझ ना, मतलब आदमी घर से निकलेगा तो पहले नाली में ही कदम रखेगा, तो बीमारी फैलने का कितना डर है, बहुत डर है। वर्किंग कंडीशन क्या था, तो ये हम लोग अब ये देखते हैं। वर्किंग कंडीशन, अब बताइए कंडीशन बेकार है तो वर्किंग कंडीशन भी बेकार ही था। मैन एंड वुमेन एंड इवन चिल्ड्रेन वर्क 12 to 16 आवर्स अ डे। समझ रहे हैं भाई, 12 से 16 घंटा दिन के। सोच लीजिए एक बार, सोच के देखिए, 12 से 16 घंटा आदमी खट पाएगा। मानते हैं एक बार एक आदमी खट सकता है, वुमेन भी खट सकती हैं, पर बच्चे, उनके लिए तो बहुत हार्ड था भाई सब खटना। उन लोगों को करना पड़ता था, क्योंकि उस टाइम कोई अगर रोजगार का, एम्प्लॉयमेंट का कोई सोर्स था ना, तो बस यही था। एक तो उन लोगों को इतना कम पैसा मिलता था, मतलब 1 सेंट पर डे का, 1 सेंट बोल सकते हैं ना, से उस टाइम का 98-54 से भी कम एक दिन का मिलता था। मतलब वर्किंग कंडीशन तो बहुत बेकार था ये लोग का। आगे नीचे बताएं, डेंजरस वर्किंग कंडीशन। अब डेंजरस वर्किंग कंडीशन क्या है, ये देखिए हम आपको बता रहे हैं। उस टाइम ना जो मशीन बना, तो उस टाइम मशीन में ये सब, देखिए इन्वेंशन कैसे होता है। अब इन्वेंशन दिन पे दिन अच्छा होते जाता है। अब कोई एक चीज़ बना है, उसमें कुछ वो कैसे खराबी पता चलेगा, उसी टाइम उसको खराबी नहीं पता चलेगा। वो कोई जन इसमें इस्तेमाल करेगा, फिर बताएगा इसमें क्या गड़बड़ी है, तो फिर उसको ठीक करके वापस लाएगा। तो उस समय क्या था, उतना इन लोग का मशीन उतना अच्छा नहीं था, सेफ नहीं था हम बोल सकते हैं। हाँ, बहुत डेंजरस था। मतलब जैसे कोई बड़ा सा लोहा है जो, मतलब कुछ पत्थर वत्थर या पीटने के लिए रखा हुआ है, अब वो कभी कभी लोहा गिर जाता था, जिसके वजह से कितनों जन का ही हाथ कट गया था। तो पढ़ते हैं क्या था कि मैनी मशीन्स वर वेरी डेंजरस, इफ अ वर्कर वॉज इंजर्ड दे वर सिंपली रिप्लेस्ड विदाउट ऑफ कंपनसेशन। ये देखिए, ये तो बहुत गलत था कि कंपनसेशन नहीं दिया जाता था वो लोग को, एक बार भी लोग को कंपनसेशन नहीं मिलता था। मतलब कि अगर उन लोग का हाथ कट गया, पैर टूट गया, तो लोग कंपनसेशन नहीं मिल सकता। देखिए देख सकते आदमी को, उसका दोनों पैर कटा हुआ है, किसी का एक पैर कटा हुआ है, किसी का एक हाथ कटा हुआ है। ये सब एक फ़ोटो था, मतलब समझ ना, उस समय का दिखाने के लिए कि कैसा था, तो एक फ़ोटो है। हाँ,
चेंजिंग सोशल रूल्स। अब सोशल रूल्स में क्या चेंज आया था? वुमेन कुड वर्क ओवर 12 आवर पर डे विथ लो पे एंड स्टिल एक्सपेक्टेड टू केयर फॉर देयर फैमिली। अब देखिए ये तो बहुत बड़ा मुद्दा आ गया कि वुमेन जो थी उनको 12 घंटे से ऊपर तक को काम करने के लिए बोला जाता था और लो पे मतलब कम पैसा दिया जाता था, और तब भी उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि अपने घर का भी अपने परिवार का भी ख्याल रखे, और चिल्ड्रन भी काम करते ही थे ताकि वो पैसा कमा सकें। आपको एक बात बताना चाह रहे थे कि आपको पता नहीं होगा उस समय, जानते हैं छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको कहाँ पे घुसाया जाता था? जैसे कि अगर आप देखिए ना, ईटा का भट्टी देखते हैं ना, ईटा का भट्टी देखेंगे, उस पर एक लंबा सा वो होता है, लंबा सा चिमनी होता है। तो उस चिमनी में ना उन छोटे बच्चों को घुसाया जाता था और बोला जाता था कि पूरा साफ़ करने के लिए। कितने बार ही उसमें चिमनी में से कितने बच्चे ही गिर के मर गए थे और उनको कोई कॉम्पनसेशन दिए हुआ बिना, मतलब उन जगह ठीक से क्या बोल सकते हैं, अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाता। वहाँ जो भी होता हो उनको ठीक से मतलब वो भी नहीं किया जाता था। इतना ख़राब कंडीशन था वहाँ का, बॉटम क्लास का, जो बताना चाहते देख सकते हैं ना। बच्चा लोग मतलब इतना छोटा बच्चा है, इसकी उम्र में तो बेटा हम लोग कंचा खेल रहे थे, भाई बैठ के यहाँ पे काम कर रहा है। आइए लोग नीचे बता, जैसे देख सकते हैं वुमेन। तो एक चीज़ आपको बताना था कि वुमेन जो थी ना, यहाँ पे जब वुमेन को काम दिया था तो किसी क्राइटेरिया पे काम दिया जाता था। जैसे कि अगर वुमेन का शादी नहीं हुआ तब उसको मिलेगा, वुमेन का कोई बच्चा नहीं तब उसको मिलेगा, शादी नहीं हुआ तो बच्चा भी कैसे होगा, वही बात है। हाँ, तो वुमेन को इसी क्राइटेरिया पे देता था। क्यों? क्योंकि उन लोग का सोचना ये था कि एक औरत शादी के बाद काम नहीं कर सकती, मतलब उसको चिंता हो जाएगा। ये चीज़ अभी भी है, मैंने एक दो जन के मुंह से सुना है कि ये चीज़ उनको अभी भी झेलना पड़ता है। तो बहुत ख़राब चीज़ है भाई, इंडिया में भी झेलना पड़ता है। मैं चाहूँगा ये सब ना रहे कि एक औरत जब पूरे अपने घर को चला सकती है तो फैक्ट्री या फिर किसी काम को भी चला सकती है। ये सब अब इक्वलिटी का ज़माना है, ये सब मत रखिए। अब इक्वलिटी का ज़माना है तो ये नहीं कि लखनऊ वाले की तरह उड़ के मारे, ये सब भी नहीं, बस थोड़ा सा ही। हाँ, अब देखिए रिफॉर्म लेगिस्लेशन, वो जाता है ना चिमनी उमनी, वैसे ही बहुत सारे बच्चों का मत ऐसे ही गिर गिर के वो लोग मर रहे थे। तो एक ब्रिटिश लॉ मेकर थे, क्या नाम था उनका, माइकल सैडलर, परसुएडेड पार्लियामेंट टू इन्वेस्टिगेट द हॉरिबल कंडीशन ऑफ चाइल्ड लेबर्स इन फैक्ट्री। उन्होंने मतलब उनको भेजा गया कि जाइए देखिए कि चाइल्ड लेबर्स का क्या कंडीशन है फैक्ट्रीज में। वो आए देखें, तो सेडलर ने जाके वहाँ पे रिपोर्ट किया, मतलब उसके पास। तो उससे क्या फ़र्क पड़ा पता है? उन्होंने जो जज था उन्होंने एक एक्ट लागू किया। वो एक्ट क्या था? फैक्ट्रीज रेगुलेशंस एक्ट ऑफ 1833। इसके मुताबिक क्या था कि कोई भी लड़का अंडर 9, क्रिकेट याद आ गया, छोड़ो, अंडर 9 कोई काम नहीं कर सकता था from being employed in textiles and limited the working hours of children under 18। और जो अंडर 18 है उसका वर्किंग आवर कम कर दिया गया, सॉरी बहुत गंदा 18 है, वर्किंग आवर कम कर दिया गया। पर मेरे हिसाब से तो अभी भी सही नहीं है ये, कोई हमको उतना खास नहीं लगा, क्योंकि अंडर 18 या फिर अंडर 9 बहुत गलत है। हम तो चाहते थे कि अंडर 18 से पहले कोई काम ना करे, और उस समय जैसे बच्चों को भी अपने परिवार के लिए कमाना पड़ता था, इसलिए, और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन। अब समझिए कि अगर आपने फैक्ट्री लगाया है, आपको एग्जांपल देकर बताना है कि आपने अगर हावड़ा में फैक्ट्री लगाया, तो क्या आपको लगता है कि रॉ मटेरियल भी हावड़ा में मिल जाएगा? रॉ मटेरियल देश के हर जगह से आएगा। फैक्ट्री बनाने के लिए ये बहुत अच्छा जगह है, पर ये रॉ मटेरियल के लिए अच्छा जगह नहीं है। तो फैक्ट्री दूसरी जगह से आएगा, तो फैक्ट्री वो दूसरी जगह से कहाँ से आएगा? हाँ, अब मान लीजिए आप 5 रुपये का टॉफ़ी बना रहे हैं, अब 1 रुपया आपका मतलब फैक्ट्री में सारा काम में लग जा रहा है, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होगा उसी ट्रांसपोर्टेशन में अगर 4 रुपया लग जाएगा तो आपका प्रॉफिट क्या होगा? तो ट्रांसपोर्टेशन को मतलब ऐसा बनाना था जिसकी वजह से पैसा कम लगे, तो इसी की वजह से ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव्ड हुआ। कैसे? रोड्स एंड कैनल्स वर बिल्ट मतलब रोड बनाया गया ताकि ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो सके। कैनल मतलब नहर बनाए गए ताकि जैसे फैक्ट्री में पानी का भी ज़रूरत पड़ता है ना, उसके लिए। फिर स्टीम लोकोमोटिव्स वॉज इन्वेंटेड, जैसे सबसे पहले जो स्टीम ट्रेन था, स्टीम इंजन ट्रेन, वो चालू हुआ। फिर रेलवेज ग्रू, मतलब जो पटरियाँ थी वो मतलब और बढ़ी, हर जगह तक फैली। स्टीम इंजन्स पावर शिप्स एक्ट, मतलब स्टीम इंजन शिप में भी लगाए गए। आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट, ये मतलब अगर सबसे कोई मोस्ट इफेक्ट था ना तो ये था डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज, जो अभी तक करते आ रहा है। इंडिया में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट इतने अच्छे मिलते हैं ना,
मतलब अंग्रेज आते हैं उनको खरीद के लेके जाते हैं, मतलब रियली बहुत सारे टूरिस्ट को देखे हैं, वो सब आते हैं यहाँ पे, वो सब चीज़ को ढूंढते हैं, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट में जो काम है ना वो कोई ये नहीं कर सकता मशीन। ऐसे एक मशीन को देखिएगा, मशीन क्या करेगा, 100 एक जैसा कपड़ा बना देगा, पर जब आप हैंडीक्राफ्ट से कीजिएगा ना तो आप 100 अलग कपड़ा बना दीजिएगा। यही बात है, क्योंकि मशीन के पास दिमाग नहीं है जो हमारे पास है। तो यही डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स हो गया इसके वजह से। एयर पोल्यूशन भाई, ये भी भाई एकदम कॉमन कॉज है। आप देखिए सब जो चिमनी था, जो ना साफ़ करता है, ऐसे ही चिमनीस था। अब सुनिए कि पॉपुलेशन मतलब फैक्ट्री लगा तो अब उसके वजह से एयर पोल्यूशन तो हो गई। क्या एयर पोल्यूशन, क्या भाई, सॉइल पोल्यूशन हुआ, मतलब सॉइल पोल्यूशन हुआ, फिर आपका वाटर पोल्यूशन हुआ, सब पोल्यूशन हुआ, पर एयर पोल्यूशन मेनली हुआ था। अब नेगेटिव इफेक्ट्स क्या थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के, तो देखते हैं कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म तो समझते हैं, नहीं समझते तो समझा देते हैं वैसे एक बार समझा देते हैं, क्योंकि इस टाइम लग नहीं है आप लोगों को समझ आया होगा। कैपिटलिज्म मतलब वो, अगर मान लीजिए तो इंडिया का हालत, इंडिया कैपिटलिस्ट है, हम ये बता रहे हैं इंडिया कैपिटलिस्ट है। ऐसे तो मिक्स माना है, पर इंडिया मोस्टली कैपिटलिस्ट है। यहाँ पे सब बराबर नहीं है। कैपिटलिज्म का मतलब यही समझते हैं कि जहाँ सब बराबर नहीं है, किसी एक दो के पास, जहाँ एक दो बस अमीर हो और बाकी सब मिडिल क्लास गरीब हो, तो वो कैपिटलिज्म है। तो फिलॉसफी ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मतलब कैसे भी करके प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हो, उनको किसी का ख्याल नहीं था, बस था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन ओन एंड कंट्रोल बाय फ्यू, मतलब रिसोर्सेज, मतलब प्रोडक्शन का कैसे रिसोर्स आएगा, वो कितना मतलब पैसा मिलेगा, प्रॉफिट जो होगा सब वो कुछ ही लोगों के पास मिलता था। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, मतलब वर्कर्स को एक्सप्लॉयटेशन, मतलब उन पर अत्याचार किया जाता था, ज़्यादा देर घंटे काम कराया जाता, कोई उनके लिए मतलब सुरक्षा के लिए कुछ नहीं था। अनहाइजेनिक वर्किंग कंडीशन था, लिविंग कंडीशन था, और बहुत बार ये एपिडेमिक लाइक कोलेरा, मतलब इस सब बीमारियों में फैला देता। अभी भाई एपिडेमिक चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है, एपिडेमिक नहीं। अब आप पूछिएगा कि एपिडेमिक और पेंडेमिक में क्या डिफरेंस है, बताना नहीं चाहिए क्योंकि हिस्ट्री की क्लास है, पर बता देते हैं। एपिडेमिक वो होता है जो एक कंट्री में सिर्फ फैले, मतलब एक छोटे एरिया में बोल सकते हैं, फिर कंट्री में। और पेंडेमिक जो होता है मतलब बस एक कंट्री नहीं, वो पूरे कॉन्टिनेंट सब में फैलने लगे, एक आसपास के सभी कंट्रियों में फैलने लगे, उसको हम लोग पेंडेमिक घोषित कर देते हैं। एपिडेमिक तब वही रहता है जब एक एरिया में, मतलब एक कंट्री में फैले। ट्रेडिशनल वीवर्स एंड वर्कर्स वर विप्ड आउट बाय मशीन, मतलब हैंडीक्राफ्ट जो ट्रेडिशनल थे वीवर्स हैंडीक्राफ्ट वाले, वो सब हट गए। चाइल्ड लेबर फ्लरिश बिकॉज इट चीपर टू एम्प्लॉय चिल्ड्रन एंड ऑल्सो वुमेन, मतलब चाइल्ड लेबर फ्लरिश, मतलब चाइल्ड लेबर उन्नति करने लगा। चाइल्ड लेबर एक अलग ही उन्नति पे था, क्योंकि चाइल्ड लेबर मतलब बच्चों को कम कम पैसा देके उनसे ज़्यादा काम करवाया जाता था, और वुमेन के साथ भी। मोर डिमांड्स ऑफ कॉलोनियल एक्सपेंशन, अब समझ सकते हैं कि जो आपको पहले ही हम बताते हैं कि ब्रिटेन वहाँ जाके क्यों एक्सपेंड किया, क्योंकि उसको रॉ मटेरियल चाहिए था, उसको मार्केट चाहिए था, न्यू मार्केट। और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ कॉलोनीज लाइक इंडिया। अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो जानते हैं, अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, तो वो लोग क्या किया, वो लोग गया देखा कि इंडिया में पहले से ही फ्रेंच, डच, ये सब आके इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहा है, तो उन सबको पहले रोका। और फिर इंडिया में जो हैंडीक्राफ्ट था, या फिर जो पहले से एक छोटा मोटा फैक्ट्री था, उसमें भी ज़्यादा जैसे हैंडीक्राफ्ट चलता था, तो उन सबको हटाने का काम कौन किया, ये आके ब्रिटेन किया। पॉपुलेशन इंक्रीज, ग्रोथ ऑफ स्लम्स, लो वेजेस, जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ एक सिटी में, वहाँ का स्लम का ग्रोथ बढ़ गया और पैसा कम होते गया। कैसे पैसा कम होता समझ है ना, अब मान लीजिए एक एरिया में, जैसे मेरे पास एक फैक्ट्री है, हाँ, अब इंडिया ही मान लीजिए, इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर कोई है तो वो इंडिया। ऐसे बेइज्जती नहीं करना चाहिए, पर क्या करें भाई, अपना देश है तो है, उसको मानना सीखिए। अब एक मान लीजिए फैक्ट्री है, मेरे पास एक आदमी आता है, वो हमको बोलता है कि हमको आपके पास काम नहीं करना, तो हम क्या बोलेंगे, मत करो भाई। क्यों, हम ऐसा क्यों बोलना है, क्योंकि मेरे पास और 1000 आदमी है जो इस काम के लिए मर रहा है और इससे कम पैसे में कर सकता है, तो हम उन लोग को अपॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे लो वेजेस इसीलिए हुआ क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन बढ़ गया, मतलब एम्प्लॉयमेंट का मांग ज़्यादा हो गया। जैसे आप देख सकते हैं कि इंजीनियर लोग का हालत अभी कितना ख़राब है, मतलब कितना सारा इंजीनियर लोग बस घर में बैठा है, कितना लोग सुसाइड कर ले रहा है। सुसाइड बहुत गलत बात है वैसे, सुसाइड कर ले रहा है, तो समझ है ना, मतलब जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ, यहाँ पे क्यों अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा कॉज होता है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। और होता है एक और होता है, जानते क्या, अनएम्प्लॉयमेंट का, चाचा ससुर रिलेशनशिप। चाचा ससुर रिलेशनशिप समझते हैं, मतलब कि मेरा भाई जो है वो मेरा इसमें काम करता है फैक्ट्री, मतलब मेरा भाई सरकारी नौकरी में है,
उसका भाई भी जो होगा वो भी सरकारी नौकरी में जाएगा। कैसे जाएगा वो नहीं पता, पर जाएगा ज़रूर। छोड़िए, यूरोप का पॉपुलेशन कितना था? 140 मिलियन 1750 में, 463 मिलियन 1914 में। समझ रहे हैं? एक हम आपको बात बताने वाले थे इंडिया का, समझिए। हम देखे थे एक बार कि 1900 में कुछ पॉपुलेशन इंडिया का उस टाइम 50 to 60 था कुछ, नहीं 50 नहीं था यार, बहुत ज़्यादा था। ये तो हम 1918 का बता दिए। हाँ, उस टाइम था कुछ 20 करोड़। अब जब 1980 आया तब वापस वो हुआ, तो फिर देखा गया कि ये आ गया आपका 60 करोड़। और वेव 2000 आया, तब देखा गया, तब देख रहे हैं आदमी लोग कि 110 करोड़। समझ, जब पॉपुलेशन ऐसे ग्रोथ हुआ है, ऐसे पता नहीं अब क्या बोल सकते, छोड़िए। डोमिनेंस ऑफ यूरोप, नहीं, पॉपुलेशन, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट कंसर्न। पोल्यूशन बढ़ते गया, हेल्थ और इन्वायरमेंट का बारे में सबको चिंता होने लगी। डोमिनेंस ऑफ यूरोपियन नेशंस ओवर वर्ल्ड अफेयर्स इन 18th सेंचुरी, मतलब यूरोपियन नेशंस हर जगह जाके कब्जा कर रहे थे 18th सेंचुरी में। हाँ भाई, पीडीएफ अब ख़त्म हो चुका है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो अब मेन चीज़ क्या बच गया, वो है कॉज भी जल्दी बताऊंगा, चिंता मत करो। इसके बाद वर्ल्ड वॉर का भी वीडियो आएगा। आप हमको बताइएगा कि आपको साइंस से रिलेटेड कुछ टॉपिक चाहिए, फिजिक्स से रिलेटेड कोई टॉपिक चाहिए, तब हमको बोलिएगा, मैं उसके ऊपर भी जल्दी से जल्दी वीडियो लाने का कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर ही शेयर कीजिए। भाई बहुत मेहनत करके एक वीडियो बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि इतना सब कुछ ढूंढना रहता है ना भाई। हाँ, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हो सके तो अपने स्टेटस में भी लगाइए, और सबकी बोलती बंद कीजिए। किससे? मारपीट से नहीं, पढ़ के बोलती बंद कीजिए, ठीक है? ओके, बाय फ्रेंड्स, बाय।